हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कलीवा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं। चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। एल्केन टॉपिक में बेटा लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिस्कशन किया था, एक बार आपको ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ। फिजिकल अपीयरेंस मींस फिजिकल स्टेट कैसी होती है, कहाँ तक सॉलिड, कहाँ तक लिक्विड या कहाँ तक गैस होते हैं। स्टार्टिंग के 4 मेंबर्स गैस होते हैं। नेक्स्ट लगभग 12-13 मेंबर्स आपके जो है लिक्विड्स होते हैं और 18 ऑनवर्ड्स आपके क्या हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, वैक्सी सॉलिड्स हो जाते हैं। कोई कलर नहीं, कोई स्मेल या ऑर्डर नहीं होता है इसमें। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था इनकी सॉलिबिलिटी का, बिकॉज एल्केन कंप्लीटली नॉन पोलर होते हैं, सो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं हो सकते। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, और ये वीक वॉन्डरवल फोर्सेस से अट्रैक्टेड होते हैं। समझाया था ना पूरा का पूरा बेटा लास्ट लेक्चर में, वीक वॉन्डरवल फोर्सेस होते हैं, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बाकी चैप्टर्स की कंपैरिजन में क्या होते हैं, कम होते हैं, लोएस्ट होते हैं ये कहना चाहिए। उसके बाद हमने ये भी डिस्कशन किया था कि जैसे जैसे कार्बन चेन बड़ी होती जाएगी, तो जितने ज्यादा कार्बन चेन आएगी अल्टीमेटली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सरफेस एरिया, कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा, बीपी उतना ज्यादा हो जाएगा, एमपी उतना ज्यादा हो जाएगा। उसी में मैंने बताया था कि अगर आइसोमेरिक एल्केन्स को कंपेयर करो, यानी जिसमें कार्बन तो अब सेम हो गए, जैसे एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन में क्या ऑर्डर होगा, तो सीधी सी बात ये बन के आई थी, जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ जाएंगी तो मॉलिक्यूल का जो आउटर एरिया है वो स्फेरिकल हो जाएगा, जिससे उसका दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो कांटेक्ट एरिया है वो कम हो जाता है, कम हो जाता है। अल्टीमेटली जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेंगे बीपी कम, बीपी कम, बीपी कम होते जाएगा। ठीक है बेटा, आज मैं जरा बस मेल्टिंग पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, और उसके बाद फिर हम आज केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो मेल्टिंग पॉइंट पर डिस्कशन कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट देखो, बेसिकली तो ये भी वही चीज है जैसे बॉइलिंग पॉइंट था बेटा, है तो वही चीज आपका, कि जितना ज्यादा कार्बन चेन बड़ी होगी मेल्टिंग पॉइंट पे ज्यादा होंगे, और इनके मेल्टिंग पॉइंट बाकी चैप्टर से कम होते हैं। सारा कुछ डिस्कशन वही है। वैसे तो मैंने बीपी के साथ साथ एमपी के कुछ स्पेशल पॉइंट्स तो बता ही दिए थे, कुछ एक आध बातें अलग है वो जो आज की लेक्चर में अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक बार जरा आप लोगों से बात कर लेते हैं, क्लास में कौन कौन आ चुके हैं भाई। मैसेज काफी ऊपर चले गए। उद्यत, रोहित, आकाश, स्नेहा, पवन, रेनू, बिजित। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बात की जाए बेटा। जो है मेल्टिंग पॉइंट हेडिंग देंगे सबके सब, एमपी हेडिंग देंगे। अभिषेक भी क्लास में आ चुके हैं। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हेडिंग दो जल्दी से बेटा। मेल्टिंग पॉइंट हेडिंग देंगे सबके सब। देखो मेल्टिंग पॉइंट पे बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करता है। बस मेन डिफरेंस क्या है ना बेटा, कि बॉइलिंग पॉइंट का फिनोमिना लगता है लिक्विड स्टेट के लिए। जब मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में है तो बॉइलिंग पॉइंट की बात हम करते हैं, और जब कंपाउंड या मॉलिक्यूल आपके सॉलिड स्टेट में है तो अल्टीमेटली मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो थोड़ा फिजिकल स्टेट का डिफरेंस आ जाता है। बाकी कंडीशन वही है कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है तो भाई जैसे एक मॉलिक्यूल लिखा हमने सपोज प्रोपेन का, और दूसरा मॉलिक्यूल लिखा हमने प्रोपेन का, सो दोनों के बीच में लगने वाले जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसी से बीपी पे डिपेंड करेगा, उसी बात पे एमपी पे डिपेंड करेगा, भले मॉलिक्यूल की स्टेट क्यों ना बदल जाए। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है सरफेस एरिया पे ही डिपेंड करेंगे बेटा। जो आई बात समझ में यहाँ पर जो, तो एमपी का सीक्वेंस भी नॉर्मल सीक्वेंस तो देखना चाहिए ऑलमोस्ट उसी टाइप का रहता है जैसे बॉइलिंग पॉइंट का होता है। बस थोड़ा कुछ बातें डिफर करती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ये दो चीजें, कि ये लिक्विड के लिए, ये सॉलिड के लिए। अब होता है क्या, देखो डिफरेंस मैं आपको समझाऊं बेटा। जब कंपाउंड या मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में जाते हैं तो सॉलिड में बड़ी टाइट पैकिंग होती है। समझते ना, सॉलिड में टाइट पैकिंग होगी, मॉलिक्यूल बड़े क्लोज होंगे, बड़े क्लोज होंगे, एकदम एकदम नजदीक नजदीक होंगे। तो उस कंडीशन में जो कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन ऐसे सिमट जाती है, सिमट जाती है, सिकुड़ जाती है कहना चाहिए। तो कार्बन चेन ऐसे बन जाती है। जब लिक्विड स्टेट में वही कार्बन चेन होती है तो बहुत रिलैक्स होती है, थोड़ा मॉलिक्यूल रिलैक्स कंडीशन में ऐसे फैला हुआ रहता है। आपको ये कहना चाहिए लिक्विड स्टेट में क्या होता है, मॉलिक्यूल ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन चेन ऐसे रिलैक्स्ड रहती है। लेकिन सॉलिड स्टेट में इस तरीके से सिकुड़ जाती है, सिमट जाती है, जिगजैग बन जाती है आपकी, क्योंकि पैकिंग बहुत टाइट करनी, काफी पैकिंग टाइट करनी है आपको। जो
ये कार्बन लगे हुए हैं यहाँ पर, आपको पता ही कि मैंने क्या ड्रॉ किया, ये कार्बन लगे हुए हैं यहाँ पर। सो इससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो बेटा, यहाँ पर डायरेक्टली वो ऑर्डर नहीं बनेगा जैसे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या बना था कि जितने कार्बन ज्यादा होते जा रहे हैं, ज्यादा होते जा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट बड़ा हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर एक और चीज डिपेंड करेगी कि देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं आपको समझाता हूँ चीजें। मैं दो टाइप के कंपाउंड बना रहा हूं, खासकर मैं मेल्टिंग पॉइंट पे ध्यान दे रहा हूं बेटा, ओनली मेल्टिंग पॉइंट पे ध्यान दे रहा हूं। दो टाइप के कंपाउंड बना रहा हूं। सपोज करो कि एक कंपाउंड मैंने ये बनाया है, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन बनाए मैंने? 6 कार्बन बनाए, यानी हेक्सेन बनाया, समझ जाओ। ये सॉलिड स्टेट में, तो इसलिए मैंने इसको जो है इस टाइप से जिगजैग कार्बन चेन दिखाया कि ये सिमट गई है कार्बन चेन आपकी सॉलिड स्टेट में। अब मैं इसका नेक्स्ट मेंबर बनाता हूं 7 कार्बन का, यानी हेप्टेन बनाने जा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने 7 कार्बन का एल्केन ड्रॉ किया, हेप्टेन ड्रॉ किया, इसकी कार्बन चेन ड्रॉ करी। ठीक है ना बेटा? पहली बात ये एक्सेप्ट है कि मैंने क्या बताया कि सॉलिड स्टेट में जो कार्बन चेन होगी वो ऐसे रिलैक्स्ड नहीं होगी, सॉलिड स्टेट में कार्बन चेन सिमट जाएगी, सिमट जाएगी, सिमट जाएगी, वो इस टाइप से जिगजैग कंडीशन में पड़ी होगी। अब यहां पर देखो, इसके दो मॉलिक्यूल के बीच की अट्रैक्शन फोर्स और इसके दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स किस किस बात पर डिपेंड करेंगे? इन्हीं के जैसे मैं दो दो मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं, इन्हीं के जैसे क्या कर रहा हूं मैं, दो दो मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं। इसका जब मॉलिक्यूल होगा बेटा, एक्चुअली में इसने जो शेप लिया है, इसका शेप लगभग लगभग ऐसा कुछ बन जाता है। इसके जो दोनों कॉर्नर एटम्स हैं वो इस तरीके से हो गए। तो इसी के जैसा एक और मॉलिक्यूल आ गया ये, और इसमें बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं। अट्रैक्शन फोर्स तो कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड करेगा बेटा, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, किसी भी स्टेट में क्यों ना हो। अब इस टाइप के मॉलिक्यूल की बात करते हैं। इस टाइप के मॉलिक्यूल में क्या होता है बेटा कि ये जो कॉर्नर के एटम्स हैं, ये कॉर्नर के एटम एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो जब आप इसको टाइट पैकिंग करेंगे, टाइट पैकिंग करेंगे, सिमटा देंगे, इसको सिमट जाएगा, तो अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूल ऐसा हो जाता है स्फेरिकल, ये दोनों के दोनों कॉर्नर के एटम एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ये एक्चुअली तरीका है समझाने का, ये तरीका है समझाने का कि दोनों के दोनों एंड के जो एटम्स है, कार्बन एटम, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ये दूर भाग रहे हैं आपके। तो यहां पर मॉलिक्यूल लगभग लगभग इलिप्टिकल टाइप का हो जाता है या स्फेरिकल टाइप का हो जाता है। अब इसी के जैसा एक और मॉलिक्यूल मैंने ये ले लिया आपका। अब इनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स है। अब आपको इतना तो पता है कि किस में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होंगे, बताओ। दो फ्लैट बॉडी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होंगे या दो इलिप्टिकल बॉडी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होंगे? बोलो। जितना ज्यादा स्फेरिकल बन जाएगा, आपको बताया था, कांटेक्ट उतना कम हो जाता है, टचिंग उतनी कम हो जाती है। इसमें ज्यादा टचिंग होगी तो अल्टीमेटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बनेंगे। तो इसके अट्रैक्शन फोर्स 7 कार्बन वाले मेंबर से ज्यादा हो जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम हमारी सॉलिड स्टेट के चक्कर में, कि पैकिंग करने के चक्कर में। अरे कपड़ों की पैकिंग करते हो ना, टाइट पैकिंग करते हो, तो टाइट पैकिंग हो रही है यहां पर पैकिंग इस तरीके से बन रही है और यहां पर पैकिंग ऐसे बन जा रहा है आपका। तो यहां पर मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट आपका कहना चाहिए फ्लैट टाइप का हो जा रहा है, यहां पर मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट क्या हो जा रहा है, इलिप्टिकल। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों कार्बन एक दूसरे पैक होना चाह रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक आना चाह रहे हैं। तो जो 6 वाला एल्केन है, मींस 6 कार्बन का एल्केन को हमें कहना चाहिए E1 कार्बन का एल्केन, क्योंकि जितने भी E1 कार्बन के एल्केन होंगे उनके जो दोनों के दोनों टर्मिनल कार्बन है, कॉर्नर के कार्बन है, वो ऐसे ही दूर भागेंगे। और जितने ऑड कार्बन के एल्केन होंगे बेटा, ऑड वाले में क्या होगा, लास्ट के जो दोनों कार्बन ऐसे लगेगा दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। तो ऑड वाले में सब जगह जो शेप बनेगा वो लगभग इलिप्टिकल टाइप का हो जाएगा, और इवन वालों में जो शेप बनेगा वो आपका फ्लैट टाइप का हो जाएगा। तो जो इवन मेंबर का एल्केन है वो अपने से अगले ऑड मेंबर के एल्केन से अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा कर देगा। देखा जाए तो कार्बन तो इसमें ज्यादा है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करता बेटा, तो आप कहते हैं सर 7 कार्बन वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में जब बात की जाती है बेटा, तो इवन एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट अपने नेक्स्ट ऑड एल्केन से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ये बस छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो, अल्टीमेटली जब हम ऑर्डर बनाने बैठेंगे, वैसे तो मैं आपको बताऊं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट का सीक्वेंस जो है सही से पता नहीं चल पाता, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल चीज है। अब ये नहीं कि आप गूगल पे जाके सर्च करोगे कि हेक्सेन का कितना मेल्टिंग पॉइंट है, हेप्टेन का कितना है, ऑक्टेन का कितना है, या पेंटेन का कितना है।
मेल्टिंग पॉइंट बहुत इरेगुलर 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 चलता है, देखा जाए तो ट्रेंड बन नहीं पाता। ये सब चक्कर इसी चक्कर में हो रहा है। ये भी हमने अपने तरीके बनाए, टीचर ने अपना तरीका बना रखा समझाने का। तरीका थोड़ी ना देखा जाए तो एकदम बकवास बात है। क्या कर रहे हैं हम यार, ये दो एक कार में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, खाली समझाने के लिए बना दिया। प्रैक्टिकली देखा कि इवन वाले का ऑड वाले से ज्यादा हो जा रहा है, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। तो मैंने क्या बताया, मेल्टिंग पॉइंट निकालना थियोरेटिकली निकालना बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल है। लेकिन अब क्वेश्चन आ ही गया भाई, एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको इसी टेक्निक से सॉल्व किया जाएगा। कि आपको क्या करना है, सपोज करो कि उसने स्टार्टिंग के ऐसे कुछ एल्केन दिए, एक कार्बन का एल्केन, दो कार्बन का एल्केन, तीन कार्बन का एल्केन, चार कार्बन का एल्केन, पांच कार्बन का एल्केन, छह कार्बन का एल्केन। ये कंपाउंड दिए, मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया बेटा, एक कार्बन का एल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन लिखे हुए। तो इनको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट में तो बिल्कुल मत दिमाग लगाना, सीधे सीधे याद रखना कि जितना बड़ा कंपाउंड होगा, बड़ों के बीपी ज्यादा, छोटों के बीपी कम। बताया था ना ये चीज जो है, बड़ों का बीपी ज्यादा, छोटों का बीपी कम। तो अल्टीमेटली इधर से इधर भागने में अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। यानी इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका। लेकिन जब यही क्वेश्चन पूछा जाएगा मेल्टिंग पॉइंट में कि भाई मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, तब क्या करोगे, ध्यान से सुनो मेरी बात। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ तब क्या करोगे। तो पहले तो बेटा ऐसे सीक्वेंस में अरेंज कर देना, ठीक है इतना। अब क्या करना, जो भी इवन कार्बन का एल्केन है वो अपने अगले ऑड वाले से ज्यादा हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, जो इवन कार्बन का एल्केन है वो अपने अगले ऑड कार्बन वाले एल्केन से ज्यादा हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे बनाओगे, ये रहा इवन कार्बन, ये अपने अगले ऑर्डर से आगे आ जाएगा, एक पोजीशन, बस एक पोजीशन। यानी ये जो फालतू काम किया ना बेटा, ये इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं होता कि अल्टीमेटली जो है इवन वाले सब आगे, ऑड वाले सब पीछे, नहीं, बस अपने अगले ऑड वाले से आगे कर देना है। इवन वाला जो है अपने ऑड वाले से आगे हो जाएगा। इतना आगे थोड़ी ना कि फोर वाला सिक्स को भी जंप कर जाएगा, ये फिर से इवन आ गया आपके पास। तो बस एक पोजीशन आगे कर देना है। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या बनेगा बेटा, C1, C1 से ज्यादा हो जाएगा C3, C3 से ज्यादा हो जाएगा C2। ठीक है ना, C2 को मैंने C3 से ज्यादा कर दिया। ऐसे C4 C5 में उल्टा कर देना पैटर्न, यानी इसके बाद अब आ जाएगा C5 और इससे ज्यादा हो जाएगा C4, इसके बाद C6 आ जाएगा। ये इस तरीके से ऑर्डर बनेगा इसमें मेल्टिंग पॉइंट में। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि गूगल मत करके देखना कि मेल्टिंग पॉइंट कितने कितने होते हैं, हो सकता है ट्रेंड थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा हो। थियोरेटिकली हम ऐसे ही कर सकते हैं बेटा, थियोरेटिकली ऐसे ही कर सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में। अब ये सारी बातें आपको लिखनी है, तो लिखोगे कहां से भाई, जो लिखने के लिए आपको स्टार्टिंग से यहां से कम से कम बात करनी पड़ेगी। जो मैंने ये बनाया था मेल्टिंग पॉइंट में ट्रेंड इस तरीके से, तो उसके लिए पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखा देता हूं, उसके बाद ये बोर्ड की सारी बातें आपको नोट करनी है। चलो मैं एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा। मेल्टिंग फिनोमिना, लिखो बेटा, मेल्टिंग फिनोमिना इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड स्टेट, एप्लीकेबल फॉर सॉलिड स्टेट ऑफ कंपाउंड, एप्लीकेबल फॉर सॉलिड स्टेट ऑफ कंपाउंड एंड, लिखो लिखो, एंड in solid state, in solid state intermolecular forces, intermolecular forces depend upon two factors, two factors, दो फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, टू फैक्टर्स, डैश करके लिखेंगे, टू फैक्टर्स डैश कांटेक्ट सरफेस एरिया, वो तो पुरानी बात है बेटा, कांटेक्ट सरफेस एरिया, ये कांटेक्ट एरिया, एंड पैकिंग, पैकिंग लिख दो, पैकिंग ही बोलते हैं बेटा इसको, पैकिंग, सॉलिड स्टेट में जैसे मॉलिक्यूल की पैकिंग हो रही है, पैकिंग लिखा बेटा। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन सॉलिड स्टेट
इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू टाइट पैकिंग या क्लोज पैकिंग, ड्यू टू टाइट पैकिंग, कॉमा कार्बन चेन बिकम्स जिगजैग, कार्बन चेन बिकम्स जिगजैग, जिगजैग, अरे जिगजैग चेन, जिगजैग, हेंस in case of even alkane, in case of even alkane, molecule acquires almost flat surface area, almost flat surface area, flat surface area, but in case of odd alkane, in case of odd alkane, comma molecule acquires almost spherical area या elliptical भी लिख सकते हो, spherical area, सॉरी elliptical surface, क्या लिखा था हमने, एरिया लिखा, सरफेस लिखा है, जो भी लिखा है, elliptical या spherical surface dot, hence even alkane has higher MP, लिखो बेटा, कंटिन्यू रखो, even alkane has higher MP than next odd alkane, यानी अपने से अगले ऑड वाले से ज्यादा हो जाता है। ये बेटा मैं जनरल बात बता रहा हूं, मतलब मैंने बार बार बोल रहा हूं कि मैं हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट का एक्चुअल में ऑर्डर निकालना बहुत मुश्किल होता है। अब आप ये बोर्ड में जैसे बना रखा है ऐसे बना लो, चाहे तो आप दिखाना चाहो, जैसे 6 कार्बन वाला फ्लैट बना के दिखाया, 7 कार्बन वाले में ऐसे दिखा दिया मैंने, बना लो इसको, ऐसे बना लो, ऊपर वाला डायग्राम बना लो 6 कार्बन 7 कार्बन का, और इसको फिर अल्टीमेटली इसके नीचे ये बीपी और एमपी का मैंने ट्रेंड दिखाया हुआ है। बीपी का ट्रेंड तो नॉर्मल हो जाएगा, एमपी का ट्रेंड जो थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, आगे चले जा, चेंज हो जा रहा है। ये बीपी का ट्रेंड नोट कर लो बेटा, और इसके बाद ये नीचे एमपी का ट्रेंड बना लेना, मतलब ऐसे एरो बना के दिखा दो तो समझ में आ जाएगा। यानी आपको एक एक पोजीशन आगे खिसका देना है, पोजीशन इंटरचेंज कर देना है इवन ऑड के बीच में, वो एमपी का ट्रेंड बन जाता है। ठीक है, ये जो ट्रेंड मैंने चेंज किया ये सिर्फ एमपी पर वैलिड है, बॉइलिंग पॉइंट पे वैलिड नहीं है बेटा। स्नेहा पूछ रही कि सर बॉइलिंग पॉइंट पे क्यों नहीं, बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं होगा बेटा। बॉइलिंग पॉइंट में जो होता है लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल रिलैक्स हो जाता है, गैस स्टेट में मॉलिक्यूल और रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी वीक हो जाते हैं, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हो जाते हैं, तो चेन जो है सिमटती नहीं उसमें, चेन जो श्रिंक हो जाती है, सिमट जाती है, वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में होता है बेटा, ये सॉलिड स्टेट में कंडीशन देखा गया बस। और ऋषा काफी लेट आई है बेटा आप जो है, कोई बात नहीं, आई होप नोट कर लिया होगा आपने। अच्छा, अयान खान क्या पूछ रहे हैं बेटा, सर नीट के प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन सही रहेगा या ऑफलाइन? बेटा दोनों मोड सही हैं, लेकिन मैं सही बताऊं बेटा कि ऑनलाइन वाला पढ़ाने वाला ऐसा होना चाहिए कि जो आपको ऑफलाइन की फील दे। ये मैं बोलना तो नहीं चाहता बेटा, आप लोग मुझसे ज़्यादा बेटर जानते हो कि टीचर ऑनलाइन में कैसे पढ़ा रहे हैं बेटा। तो अगर टीचर अपने हाथ से लिखकर बोर्ड पर सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा,
और जो लोग खाली पीछे से डिस्प्ले करा देते हैं, जिनको सब्जेक्ट नहीं आता, खाली डिस्प्ले करा के अंडरलाइन करा के चले जाते हैं, बेटा ऐसे टीचर से मत पढ़ना। बस मैं इतना ही सजेशन दे सकता हूँ बेटा आपको, ठीक है। आकाश, एल्केन मस्ट हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट देन साइक्लोएल्केन। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। साइक्लोएल्केन में क्या होगा, वो तो पूरा कंपाउंड ही खुद ही ऐसा रिंग हो गया है, स्फेरिकल हो गया है, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट जो है और कम हो जाएंगे। बिल्कुल सही बोला आकाश आपने। अच्छा, कल जो टेस्ट हुआ था बेटा, उसमें कुछ स्टूडेंट ने शायद मेरे ख्याल से जैसा अभी रेनू कह रही है, बेटा आप लोग अपनी सबमिट थोड़ा ठीक से किया करो। मुझे नहीं पता, देखो पता नहीं, टीम आपको बता देगी किसका गड़बड़ हुआ किसका नहीं हुआ। थोड़ा सा पेपर जो है सबमिट करते समय बेटा, या तो एक बार जो कॉल कर लिया करो, मैसेज कर लिया करो, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो जिन्होंने पेपर दिया है बेटा उनके स्कोर पहुंच जाएंगे कल या परसों तक, उनके पास स्कोर पहुंच जाएगा। अभी तो मुझे भी नहीं पता है कि कितना कितना किसका स्कोर आया है, क्या हुआ है, ठीक है। चलो भाई, ये तो बातें थी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने काफी डिटेल, अच्छा इसमें बेटा वो पॉइंट वही रहेगा, मतलब कि अगर ब्रांचेस आ जाएंगी आइसोमेरिक एल्केन से, तो ब्रांच आने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, वो बॉइलिंग पॉइंट के जैसा ही। वो तो आपको पता है, जितनी ज्यादा ब्रांचेस निकल जाएंगी मॉलिक्यूल उतना स्पेरिकल हो जाएगा, अल्टीमेटली फिर से कॉन्टेक्ट एरिया कम हो जाएगा। लिखना है? अच्छा लिख लो, चलो लिखो लिखो लिखो, कोई बात नहीं। लिखो एक पॉइंट और लिखो, एक पॉइंट और लिख लो। ये नोट हो गया ना सबका? हो गया ना नोट बेटा? एक पॉइंट और लिखो जरा इसमें जो है, as branching increases, as branching increases among isomeric alkanes, among isomeric alkanes, comma, melting point also decreases, melting point also decreases just like boiling point, just like boiling point, ठीक है ना बेटा। अब बॉइलिंग पॉइंट का देख लेना, जैसे समझाया था वही चीज है, फिर से पूरी बातें क्यों रिपीट करनी बेटा उसकी। जस्ट लाइक बॉइलिंग पॉइंट, ये भी वही होता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा काफी डिटेल में मैंने इस चैप्टर में समझाया, वो इसलिए क्योंकि पहला चैप्टर था बेटा कि भाई कार्बन चेंज होने से, कार्बन बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, ब्रांचेस बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, इवन ऑड का कॉन्सेप्ट मेल्टिंग पॉइंट में कैसा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से क्या क्या होता है, सॉलिबिलिटी किस किस बातों पर डिपेंड करती है। तो कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट होंगे, जैसे चैप्टर बदलेगा बेटा तो एक्स्ट्रा पॉइंट अब आगे के उसमें कराऊंगा, लेकिन जो नॉर्मल पॉइंट्स हैं जो यहाँ चैप्टर में लिखा दिया बेटा, इन पॉइंट को फिर से हम रिपीट नहीं करेंगे, अननेसेसरी बेटा फिर टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरह से आपने नोट्स बना लिए बेटा, इनको रिवाइज जरूर करते रहना। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्या, केमिकल रिएक्शंस, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, इसके केमिकल रिएक्शंस का डिस्कशन करते हैं बेटा। चलो चैप्टर काफी लंबा खिंच गया, कुछ कह नहीं सकते बेटा, क्या किया जाए। तो चलो केमिकल रिएक्शंस, आई होप कि आज और कल की क्लास में चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, इंडिकेट करो बेटा जल्दी से। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, देखो केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी बेटा। पहली केमिकल रिएक्शन, थोड़ा सा ये थोड़ा डिटेल में जाएगा, पहली बोल दे रहा हूं बेटा, डिटेल में जाएगा, मेरा मन नहीं करता किसी को शॉर्ट में कराने का। जितना होगा बेटा मैं ट्राई कर रहा हूं अपनी तरफ से फास्ट चलने का। आप लोग के बहुत मैसेज आने के सर एग्जाम चल रहे हैं बेटा, मैं समझ सकता हूँ बेटा, मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा ये वीक ना पूरा का पूरा क्लास होगी, सैटरडे संडे को भी क्लास होगी, यस। क्योंकि नेक्स्ट वीक में क्या है बेटा, होली आ रही है, तो होली पे मुझे जो है ऑफ करना है, तो मैं अभी सोच रहा हूँ संडे तक कंटिन्यूस करा देता हूँ, ताकि आप लोग का स्कूल स्कूल का एग्जाम वगैरह भी चल रहा है, तो उसमें मैक्सिमम सिलेबस हो जाए बेटा। तो ये वीक पूरा का पूरा क्लास कंटिन्यू रहेंगी। सो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें, फर्स्ट रिएक्शन है हेलोजेनेशन। मेरे साथ साथ जल्दी से हेडिंग दे दो, हेडिंग मेरे साथ साथ लिख लिया करो, हेलोजेनेशन। हाँ जब मैं एक्सप्लेन करना शुरू करा करूं बस तब पेन डाउन कर दिया करो, हेलोजेनेशन। हेडिंग तो जल्दी से, हेलोजेनेशन लिखा बेटा, हेलोजेनेशन, हेलोजेनेशन।
देखो हेलोजिनेशन का मतलब क्या, एशन का मतलब क्या होता है आपको कई बार पता है, एशन किसी केमिकल रिएक्शन के लिए यूज होता है। जब किसी चीज का अटैचमेंट होता है तो उसको एशन कहा जाता है, और जब किसी चीज का रिमूवल होता है तो उसको डी कहा जाता है, उसके आगे डीई डी लगा देते हैं, जैसे डी हेलोजिनेशन। तो डी हेलोजिनेशन का मतलब कि हेलोजन अलग होना, और डी हटा के खाली हेलोजिनेशन लिख दिया, इसका होता है हेलोजन का आके अटैचमेंट होना। तो ये रिएक्शन है एल्केन और हेलोजन के बीच में। देखो कैसे रिएक्शन होती है, पहले मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन लिख रहा हूं बेटा। सपोज मैं मीथेन, सबसे छोटा वाला कंपाउंड ले लेता हूं, मीथेन है। इस पर हमें हेलोजिनेशन कराना है, मींस हेलोजन का रिएक्शन कराना है। सपोज मैंने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले सकते हो। अलग अलग हेलोजन लेने पर क्या क्या फर्क पड़ेगा वो भी बाद में लिखाऊंगा, ठीक है, अभी लिखवाऊंगा उस चीज को। अभी फिलहाल मैंने क्लोरीन ले लिया है। अब एक और बात सुनो बेटा, कंडीशन सुनो इसकी। ये जो रिएक्शन होती है ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, या जनरली बेटर होगा कि आप सनलाइट के प्रेजेंस पर रिएक्शन कराएं। तो इस रिएक्शन के लिए जो जरूरत की चीज है वो है सनलाइट। सनलाइट लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो, अल्ट्रावायलेट का साइन बना सकते हो, ऐसे बनाते हो ना, अल्ट्रावायलेट का साइन कैसे बनाते हो, यूवी रेस। वही चीज है एक तरह से, जो हाई टेम्परेचर का यूज कर रहे हैं, एनर्जी का यूज कर रहे हैं। या आप कोई हाई टेम्परेचर यूज कर सकते हो, में से 4 to 500, कम से कम 400-500 डिग्री का टेम्परेचर तो होना ही चाहिए बेटा इसमें, जो ये कंडीशन होती है मेन। सनलाइट याद रखो, मोटा मोटा आप जो है। अब रिएक्शन देखो क्या है, अरे अभी पेन डाउन, अभी पेन डाउन क्या बोला था कि जब समझा रहा हूं तो यहां पर फोकस किया करो। अभी कोई नहीं लिखेगा, यहां पर देखो, यहां पर बेटा। इसमें सिंपल ये का रिप्लेसमेंट प्रोसेस है। रिप्लेसमेंट का मतलब सब्सटीट्यूशन भी कह सकते हो, यानी एक एच हटेगा सीएल के साथ और दूसरा सीएल उसकी पोजीशन ले लेगा। एच हटाओ सीएल लगाओ, एच हटाओ सीएल लगाओ, देखो एच हटा दो, एक एच हटा के CH3 बन गया, और उसकी जगह पर एक सीएल आ जाएगा, CH3Cl हो गया। मैकेनिज्म बाद में बात करते हैं, पहले देख लो रिएक्शन कैसे होती है बेटा। एच हटाया सीएल आ गया। अब होता क्या है बेटा कि ये रिएक्शन यहां पर रुकती नहीं है, क्योंकि अभी जो कंटेनर में बचा हुआ हेलोजन है वो फिर से इस पर अटैक कर देता है, और कहता है कि अभी तो तेरे पास और एच है, तो एच हटाओ सीएल लगाओ, एच हटाओ सीएल लगाओ। ये कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, जब तक इसके सारे एच हट नहीं जाते, हट नहीं जाते। तो ये फिर से बचे हुए क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है। अब एक और एच हटेगा और एक और सीएल उसकी जगह पर आ जाएगा। जो एच हटेगा बेटा वो उसके सीएल के साथ चलेगा, एक सीएल के साथ अलग हो जाएगा। इन सारे प्रोसेस में HCl 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 अलग हो रहा है, मैं HCl लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैं कंटिन्यूएशन में रिएक्शन लिख रहा हूं। आपको लिखना है तो CH3Cl प्लस HCl लिख लो यहां पर। फिर से देखो क्या हो गया, एक और H हटा और Cl आ गया, ये बन गया CH2Cl2 बन गया। ठीक है यहां तक। एक और H हटाओ Cl लगाओ, तो ये बन जाएगा CHCl3। HCl हटाते रहो बेटा। एक और H हटाओ Cl लगाओ, जब तक ये सारे H नहीं हट जाते बेटा ये रुकेगा नहीं, CCl4। फाइनली ये बन गया। अब आप सोच रहे होंगे सर कि फाइनल प्रोडक्ट ये होगा, नहीं। क्या होता है ना बेटा, देखो कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि फाइनल प्रोडक्ट ये। आपको मैंने एक बात कई बार बोली कि सर रिएक्शन में हम लोग जो है बेटा बहुत सारे मॉलिक्यूल डाल रहे हैं, कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मिलियन से ट्रिलियंस, मतलब करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। छोटा सा अमाउंट भी डाल दिया, 1 मोल भी डाल दिया, तो आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने मिला दिए। तो होगा क्या बेटा, कुछ मॉलिक्यूल को इतनी हैलोजन मिल पाती कि वो यहीं पर मोनो पर रुक जाते हैं। ये पहले वाला जो कंपाउंड बना, इसका नाम करते हैं, ये मोनोहेलाइड है। मोनोहेलाइड मतलब मैं जनरल नाम लिख रहा हूं, मोनोहेलाइड। इस कंपाउंड का नाम अगर लिखना है तो आप कह सकते हो कि भाई क्लोरोमिथेन हो गया। अरे मिथेन, ये क्लोरोमिथेन हो गया आपके पास जो है। अगला वाला डाईहेलाइड कंपाउंड है, ये डाईहेलाइड कंपाउंड है, डाईहेलाइड। कौन सा डाईहेलाइड, अगर इसका पर्टिकुलर नाम लिखना है तो ये डाईक्लोरोमिथेन होगी, ये ट्राइक्लोरोमिथेन होगी, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड होगी। क्या फर्क पड़ गया, ऐसे नाम कर सकते हो आप जो, मोनोक्लोरो, डाईक्लोरो, ट्राइक्लोरो, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कुछ मॉलिक्यूल तो बेटा यही मोनोहेलाइड पर रुक जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल डाईहेलाइड पे जाके स्टॉप होंगे, कुछ मॉलिक्यूल ट्राईहेलाइड पे जाके स्टॉप होंगे, और कुछ मॉलिक्यूल फाइनली कार्बन टेट्राक्लोराइड तक पहुंच जाएंगे। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है फाइनल कंपाउंड आपका जो, यानी ऐसा नहीं होगा कि सारे मॉलिक्यूल फाइनली कार्बन टेट्राक्लोराइड तक पहुंचेंगे, क्योंकि कुछ के रिएक्शन में हैलोजन क्या होगी, बहुत ज्यादा उनका कोलिजन हो जाएगा, हैलोजन मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, मिक्सचर पड़ा हुआ है। किसी को हैलोजन बहुत मिल जाएगी, किसी को हैलोजन कम मिलेगी, किसी को थोड़ा मीडियम मिलेगी, तो उस पर डिपेंड करती है सारी बातें बेटा जो है।
तो अल्टीमेटली होगा क्या कि जब फाइनली जब रिएक्शन होने के बाद कंटेनर को चेक करोगे बेटा, फ्लास्क को चेक करोगे, तो आपको जो है मोनो डाई ट्राई टेट्रा इन सबका मिक्सचर मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। यस, मिक्सचर मिलेगा आपको। यानी आप ये कहना चाहें कि 100% मोनो हैलाइड मिलेगा? नहीं। ये 100% डाई या ट्राई या 100% टेट्रा मिलेगा? बिल्कुल नहीं। कुछ कुछ परसेंटेज सबकी रहेगी। अब ये बताना मुश्किल है किसकी कितनी परसेंटेज होगी, ये नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते। इसका कोई तरीका थियोरेटिकली हमारे पास नहीं है, या तो प्रैक्टिकल करके देखो तब पता चल पाएगा। थियोरेटिकल तरीका होता तो मैं आपको बता देता। तो चलो इसमें पॉइंट लिखेंगे, पहले आप सबके सब रिएक्शन नोट करेंगे। सबके सब रिएक्शन नोट करो। अब चलो रिएक्शन नोट करो, जल्दी से रिएक्शन नोट करो बेटा, नोट कर लो, शाबाश बेटा। हाँ, रेनू ने देखो मैकेनिज्म प्रेडिक्ट की कि सर यूवी है तो होमोलिसिस होगा। बिल्कुल बेटा, अभी मैं लिखवाने जा रहा हूं बात। होमोलिसिस होके इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। बिल्कुल बेटा, करेक्ट हो आप। अभी बात करें बेटा, जल्दी से रिएक्शन नोट कर लो, पॉइंट्स में लिखा रहा हूं बेटा, अभी नोट करो, नोट करो इसको। अरे जल्दी नोट कर लो, तुम लोग पता नहीं क्या करते हो, जल्दी से नोट करो इसको। मोनोहेलाइड, डाइहेलाइड, ट्राइहेलाइड, टेट्राहेलाइड, बना दिया सब? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। चलो नोट हो गया होगा सबका। चलो अब पॉइंट लिखेंगे बेटा, पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, दिस रिएक्शन अकर्स, लिखो, दिस रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सॉरी, इसको ऐसा बोलते हैं, अंडर सनलाइट बोलते हैं। कोई बात नहीं, इतनी इंग्लिश कौन पूछ रहा है, चलो कोई बात नहीं। अंडर सनलाइट, दिस रिएक्शन अकर्स अंडर सनलाइट और एट हाई टेम्परेचर, और एट हाई टेम्परेचर। सो सो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म takes place, free radical mechanism takes place। इसको अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टेक्स प्लेस, अंडरलाइन करो इसको। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन मिक्सचर ऑफ मोनो कॉमा ड्राई, सॉरी, मोनो कॉमा डाई कॉमा ट्राई एटसेट्रा एटसेट्रा, मोनो डाई ट्राई हेलाइट्स, मोनो डाई ट्राई हेलाइट्स एटसेट्रा इज फॉर्म्ड, इज फॉर्म्ड मतलब बेटा जितने भी हेलाइड पॉसिबल है ना, उन सबका मिक्सचर मिलेगा इसमें। मोनो हेलाइड, डाई हेलाइड, ट्राई हेलाइड, टेट्रा हेलाइड, सबका क्या मिलेगा? मिक्सचर मिलेगा। मिक्सचर ऑफ मोनो डाई ट्राई हेलाइड्स इज फॉर्म्ड, लिखा। अब जरा देखो, अगर आपको एक काम करना है कि भाई हमें सपोज मोनोहेलाइड का परसेंटेज ज्यादा चाहिए रिएक्शन में, क्योंकि आपको एक बात बताऊं बेटा, ये जो रिएक्शन है आगे फिर से रिपीट होगी, वो तो आप समझ गए कि सारी रिएक्शन कम से कम दो दो बार तो ऑर्गेनिक में आने वाली है। और देखा जाए तो एल्काइल हैलाइड चैप्टर इतने अच्छी तरीके से पहले ही हो गया एल्केन में, कि एल्काइल हैलाइड में तो अब काफी कम रिएक्शन बचेंगी। अरे स्टार्टिंग से देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक एल्काइल हैलाइड का यूज किया था हमने, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाया था, एक रिएक्शन वहां पर हो गया एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड। दूसरा बेटा वुर्ज रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड थी। तीसरा फ्रैंकलैंड रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड थी। चौथा कोरेज हाउस सिंथेसिस एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड थी। और ये पांचवी रिएक्शन देखा जाए तो एल्काइल हैलाइड की एक तरह से मेथड ऑफ प्रिपरेशन में काम आएगी। अरे एल्काइल हैलाइड बन तो रहे हैं बेटा इसमें, और ठीक है मोनो डाई ट्राई टेट्रा सब बन जा रहे हैं, उसी बात को मैं समझाने जा रहा हूं। तो एक तरह से कहना चाहिए हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है बेटा, ये आगे रिपीट होगी, ठीक है ना। चलो एनीवेज एनीवेज, मैं क्या बोल रहा था बेटा, कि सपोज आप ये चाहते हैं कि भाई हमें मोनोहेलाइड जो है मैक्सिमम अमाउंट में मिले, मोनोहेलाइड मैक्सिमम अमाउंट में मिले, आगे का डाई ट्राई टेट्रा बनने की पॉसिबिलिटी कम हो जाए, मतलब जीरो तो नहीं कर सकते बेटा, कोई ना कोई मॉलिक्यूल तो ऐसा होगा जो क्लोरीन से आगे रिएक्शन करेगा, कुछ और आगे से रिएक्शन करेगा, कुछ आगे तक रिएक्शन कर लेगा। तो अगर आपको समहाउ आप चाहते हो कि भाई मेजॉरिटी मोनोहेलाइड वाले कंपाउंड्स की हो,
तो आप एक काम करो, इसे क्लोरीन का जो बार बार अटैक हो रहा है इसको कम कर दो, इसकी सप्लाई कम कर दो, क्लोरीन की सप्लाई कम कर दो, एल्केन की सप्लाई ज्यादा, मींस इसका अमाउंट बढ़ा दो, इसको एक्सेस में ले लो। जब एल्केन एक्सेस में होगा, क्लोरीन कम पड़ जाएगा, तो ज्यादातर क्लोरीन यही खत्म हो जाएंगे ज्यादातर। अब फिर वही बात आती है, अब कंटेनर में कुछ ऐसे जो है कहना चाहिए कि ऐसे क्लोरीन भी होंगे जो इससे और टकरा जाएंगे, कुछ भी बचा होगा थोड़ा और आगे टकरा जाएगा, लेकिन ज्यादातर क्लोरीन जो यहीं पर आकर रिएक्शन खत्म कर देंगे, क्योंकि क्लोरीन का अमाउंट ही कम कर दिया हमने। जो बार बार अटैक करके मोनो का डाई, डाई का ट्राई, ट्राई का टेट्रा बना रहा था, क्लोरीन को कम कर दो, लिमिट में कर दो, और मिथेन को एक्सेस में कर दो। तो चलो ये पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट लिखना है सबको बेटा, आगे लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। टू गेट, लिखो बेटा, टू गेट हायर परसेंटेज ऑफ मोनोहेलाइड, टू गेट हायर परसेंटेज ऑफ मोनोहेलाइड, कॉमा, alkane should be taken, alkane should be taken in excess, alkane should be taken in excess, ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है बेटा, इससे क्या होगा, मोनोहेलाइड का परसेंटेज बढ़ जाएगा। मतलब मैं ये नहीं गारंटी दे रहा कि 100% से मोनोहेलाइड मिलेगा, नहीं बेटा, मतलब ये हो सकता है 95% तक मोनोहेलाइड मिले, बाकी कुछ कुछ डाई, कुछ ट्राई, कुछ टेट्रा मिल जाए, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसमें। अब देखो बेटा, मैकेनिज्म में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैकेनिज्म में बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, फिर वही बात आती है, फिर आपके एग्जाम वगैरह भी चल रहे हैं, तो मैं मैकेनिज्म जो छुड़वा रहा हूँ ना, इसका मैं बोल के छुड़वा रहा हूँ, ये मैकेनिज्म मैं आपको 12th में बता दूंगा, जब एल्काइल हैलाइड का टॉपिक हम करेंगे, चलेगा ना? ठीक है ना बेटा, नाराज मत होना कोई, ये सब मैकेनिज्म बता दो। अब जबरदस्ती वैसे भी तुम्हें मैकेनिज्म अभी परेशान कर देती है, मैं बताना शुरू करूंगा, तो मैकेनिज्म में फिलहाल इसका ड्रॉप कर दे रहा हूं, मैं एल्काइल हैलाइड के टॉपिक में बताऊंगा, कुछ पॉइंट यहां बता देते हैं, अरे कुछ तो एल्काइल हैलाइड के लिए छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, ये सब खत्म कर देंगे यहीं पर। तो मैकेनिज्म का टाइप तो लिख लिया आपने, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, इतना बता देता हूं क्या होता है ना बेटा, इसकी मैकेनिज्म को टोटल 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, इसकी मैकेनिज्म को टोटल 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो स्टेप होता है उस स्टेप को कहते हैं, मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म का आइडिया दे देता हूं, वही बात है भाई, क्या करूं, मन नहीं मानता कि कहां पर चीजें स्किप करूं, समझ में नहीं आता। मैकेनिज्म में बेटा स्टेप 1 जो होता है, हल्का सा समझा दे रहा हूं, हल्का सा। स्टेप 1 जो है इसको कहा जाता है इनिशिएशन, इनिशिएशन यानी इनिशिएट होना, शुरुआत होना। कैसे शुरुआत होती, होता क्या कि जो हैलोजन, इस पे जब सनलाइट गिरती है, ये स्टेप बता देता हूं, ये स्टेप बता देता हूं। जब हैलोजन मॉलिक्यूल पे सनलाइट गिरती है ना बेटा, तो इतना तो सबको समझ में आ गया। अभी जैसे रेनू ने भी मैसेज किया कि सर होमोलिसिस होगा, तो बिल्कुल करेक्ट है। सनलाइट या हाई टेम्परेचर में आप सबको पता है कि बॉन्ड बीच में से टूटता है, वैसे भी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, तो बॉन्ड बीच में से टूटेगा, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसके पास, इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसके पास, मींस क्या बन गया, Cl फ्री रेडिकल तैयार हो गया आपके पास। Cl फ्री रेडिकल मतलब हैलोजन फ्री रेडिकल आगे अटैक करने के लिए रेडी है, रेडी है कि हम रेडी हैं, तो ये इनिशिएशन कहलाता है। तो स्टेप 1 में इनिशिएशन में क्या होता है बेटा, हैलोजन मॉलिक्यूल टूटता है, सनलाइट लेकर या एनर्जी लेकर फ्री रेडिकल बनाना शुरू कर देता है। तो जस्ट लिखते चलो, लिखते चलो जरा, मैकेनिज्म स्टेप 1 देखो, मैकेनिज्म स्टेप 1 इनिशिएशन, स्टेप 1 इनिशिएशन। अभी मैसेज नहीं करना बेटा, ठीक है, मैं डिवाइस साइड में रख दिया है मैंने। स्टेप 1 इनिशिएशन, जल्दी से नोट कर लो, नोट करो, ये नोट कर लो जो बोर्ड पे लिखा है मैंने, लिखो लिखो इसको, स्टेप को ऐसे लिख लो, सीएल का टूटना दिखा दो ना बेटा, सीएल का टूटना दिखा दो, जल्दी से रेडिकल बना दो, सीएल रेडिकल बन गया। स्टेटमेंट में लिखना तो लिख लो, फटाफट लिखो इसको, जो है हैलोजन मॉलिक्यूल इज ब्रोकन, लिखो हैलोजन मॉलिक्यूल इज ब्रोकन टू फॉर्म हैलोजन रेडिकल, हैलोजन मॉलिक्यूल इज ब्रोकन टू फॉर्म हैलोजन रेडिकल। तो अगर कोई कैसे कभी पूछ लेना कि भाई इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो देख लेना हैलोजन का तोड़ के हैलोजन रेडिकल जहां पर बन रहा है, समझ जाना वो हैलोजनेशन प्रोसेस का स्टेप 1 है। मतलब रेडिकल बनना चाहिए बेटा, कभी कभी ऐसा होगा वो किसी ऑप्शन में प्लस माइनस बना देगा, समझ जाना वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल बनेगा, लाइट का प्रेजेंस या हाई टेम्परेचर प्रेजेंस ले रहे हैं। इसका जो दूसरा स्टेप होता है, स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2
उसको कहा जाता है प्रोपेगेशन। स्टेप 2 को कहा जाता है प्रोपेगेशन। स्टेप 2 को कहते हैं प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन। अरे यार एक काम सुनो बेटा, सुनो, मन नहीं मान रहा, मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं, अरे जब शुरुआत करी दी, इनिशिएशन हो गया, रेडिकल को बेचारे को 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा कि मेरी मैकेनिज्म पूरी करें। कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे, मैकेनिज्म बता देता हूं, सुन लो। देखो देखो, स्टेप नंबर 2 हेडिंग दो प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन देखो क्या होता है बेटा इसमें। अब ये जो हैलोजन रेडिकल बना है, कंटेनर में दूसरी चीज क्या है, यहां फोकस करो, यहां फोकस करो, अब लिखो नहीं। दूसरी चीज क्या कंटेनर में, अरे 2 चीज लेके चल रहे हैं ना बेटा, 2 चीज है, एक तो एल्केन है और एक हमारे पास हैलोजन है। ये 2 चीजों का आपस में टक्कर हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। हैलोजन ने तो हैलोजन रेडिकल लेके तैयार है। अब ये रेडिकल किस पे अटैक करेंगे, ये एल्केन पे अटैक करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये रेडिकल Cl2 पे वापस अटैक करेगा, फिर से Cl रेडिकल बन जाएगा, क्या फायदा होगा, Cl रेडिकल तो बन ही रहे हमारे, तो ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। तो Cl रेडिकल ये एल्केन मॉलिक्यूल के नजदीक में जाएगा, एल्केन मॉलिक्यूल के नजदीक में जाएगा। देखो मैं एल्केन को ओपन करके दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए हो क्या रहा है यहां पर। एल्केन मॉलिक्यूल के नजदीक में जाएगा Cl रेडिकल। ध्यान से देखना बेटा, बहुत केयरफुली देखना। कभी मैंने एक पॉइंट लिखाया था आपको, ये बोला था कि वन रेडिकल प्रोड्यूसेस अनदर रेडिकल। अरे हाँ तो बोल दिया करो, क्या बोला था नहीं। जब रेजोनेंस वगैरह पढ़ाता है, एक जगह से रेडिकल खत्म होता है, दूसरा रेडिकल बन जाता है, आगे रिएक्शन में यूज होगा, बोला था मैंने ये स्टेटमेंट। तुम लोग ध्यान दो या मत दो बेटा, जो है तो वही ये काम होता है यहां पर। देखो ये रेडिकल इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर अटैक करके फिर से नया रेडिकल प्लस मॉलिक्यूल बना देगा। याद रखना, रेडिकल प्लस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नया रेडिकल प्लस न्यूट्रल मॉलिक्यूल। वैसे तो रेडिकल भी न्यूट्रल होता है, मैं जानबूझ के बोलना चाह रहा हूं, स्ट्रेस देके। रेडिकल प्लस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नया रेडिकल प्लस मॉलिक्यूल। कैसे होगा, जरा खुद दिमाग लगाओ कि ये Cl रेडिकल किसको अटैच कराएगा अपने साथ। ये Cl रेडिकल इसका छोटा एटम अपने से कनेक्ट करा लेगा। जनरली जब रेडिकल किसी मॉलिक्यूल के नजदीक आता है, जनरली बता रहा हूं मैं, तो जो छोटा एटम है वो रेडिकल से कनेक्ट हो जाता है। छोटा एटम कौन सा है, कौन सा है छोटा एटम। छोटा एटम में पूछ रहे हो कार्बन है या हाइड्रोजन है, बॉन्ड तो ये टूटने वाला है इसमें, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। तो ये कार्बन पे जाकर अटैच करेगा या H से अटैचमेंट करेगा, कौन सा छोटा एटम है। अरे H, हाइड्रोजन से छोटा कुछ है क्या पेरियोडिक टेबल में, तो बेटा H के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये H अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहां से टूट के इसके पास आ जाएगा, Cl कहेगा ले भाई बॉन्ड बना लेते हैं, तो HCl बन जाएगा यहां से। ये बन गया HCl, ये बन गया HCl, देखो ये HCl बन गया। अब ये जो साइड है ये अलग होगी क्योंकि यहां से ब्रेक डाउन हो गया था, ये पूरा अलग हो गया, ये पूरा अलग हो गया। क्या अलग हो गया, अरे ये पूरा का पूरा CH3 बेचारा खाली रेडिकल लेकर अपना अलग हो गया। अरे रेडिकल ही तो बन रहा है, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया। तो रेडिकल प्लस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मॉलिक्यूल प्लस रेडिकल। ठीक है, अभी प्रोपेगेशन पूरा नहीं हुआ, ये प्रोपेगेशन का नंबर ए स्टेप है, ये प्रोपेगेशन का नंबर ए स्टेप है। प्रोपेगेशन का नंबर बी स्टेप समझो, नंबर बी समझो। थोड़ा सा मुश्किल है बेटा, समझ लो समझ लो, थोड़ा सा होता है, पहली बार मैकेनिज्म अगर होती तो थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। अब ये जो रेडिकल बना, आपको क्या बताया, रेडिकल बनते जाएंगे वो मॉलिक्यूल से टकराते जाएंगे, रेडिकल बनते जाएंगे मॉलिक्यूल से टकराते जाएंगे। अब ये जो रेडिकल बना, ये रेडिकल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा। CH3 रेडिकल कौन से दूसरा मॉलिक्यूल से, दूसरा क्या चीज है, फिर भूल गया अभी क्या बताया था, 2 चीजें क्या है, एक एल्केन है एक हैलोजन है। एल्केन इस स्टेप में आ गया, उस पर हैलोजन रेडिकल ने अटैक किया, तो यहां पर एल्केन का रेडिकल हैलोजन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, जो बचे हुए Cl2 होंगे उन पर अटैक करेगा। यहां एल्केन आ गया या हैलोजन आ गया, एल्केन आ गया या हैलोजन आ गया, यहां एल्केन था तो हैलोजन रेडिकल था, या एल्केन का रेडिकल है तो यहां पर हैलोजन आ गया आपके पास। तो क्या बनेगा इससे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, किसी एक Cl के साथ कनेक्शन करा दो, किसी एक Cl के साथ कनेक्शन करा दो। सपोज कि भाई ये वाला Cl जो है यहां इसके साथ कनेक्शन कर लेता है, ये यहां से ब्रेक हो गया, तो क्या बन गया, ये क्या बन गया, देखो यहां से CH3Cl, इस तरीके से मोनोहेलाइड बना। यस, और ये अलग हो गया तो बेटा क्या बन गया, ये फिर से Cl रेडिकल जनरेट हो गया। ये Cl रेडिकल फिर से इस स्टेप में जाएगा, फिर ये कहानी होगी, फिर स्टेप में जाएगा, फिर ये कहानी होगी। मतलब कहानी होने का मतलब क्या है, देखो अब ये रेडिकल और ये हैलाइड है आपके पास, अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे।
दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो फिर से एक नया रेडिकल मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस तरीके से मोनो फिर डाई हैलाइड में चेंज होगा, डाई फिर ट्राई में चेंज होगा, ट्राई फिर टेट्रा में चेंज होगा। रेडिकल प्लस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू रेडिकल प्लस मॉलिक्यूल, रेडिकल प्लस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू रेडिकल प्लस मॉलिक्यूल। लेकिन मोनो हैलाइड बनने तक 2 स्टेप लगे, ऐसे डाई हैलाइड बनने पर 2 स्टेप और लगेंगे, ट्राई हैलाइड बनने पर 2 स्टेप और लगेंगे, ऐसे टेट्रा हैलाइड बनने पर 2 स्टेप और लगेंगे, चलती जाएगी चलती जाएगी। इसलिए इसको कहा जाता है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन समझते हो ना, वेव्स का प्रोपेगेशन होता है। प्रोपेगेट का मतलब आगे बढ़ते जाना बढ़ते जाना बढ़ते जाना बढ़ते जाना, उसको प्रोपेगेट कहा जाता है। तो इस स्टेप का नाम है प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप अगर आपको आ गया कि भाई बताओ इनमें से कौन सा प्रोपेगेशन है, 4 ऑप्शन दिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है बेटा। सीधे देखना, एक रेडिकल होना चाहिए, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होना चाहिए, बस टिक मार देना, वो प्रोपेगेशन है। हाँ अभी ये देख लेना इसी रिएक्शन का हो, मतलब एक हेलोजन रेडिकल हो और एक एल्केन का पार्ट हो। अब ये थोड़ी ना उठा के कोई अल्कोहल उठा के दे दिए यहाँ पर, जो है वो ध्यान से देख लेना। तो एल्केन के हेलोजनेशन में एक एल्केन पार्ट होगा, एक हेलोजन पार्ट होगा, एक के पास रेडिकल होगा, दूसरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, वो प्रोपेगेशन होता है। चलो प्रोपेगेशन के स्टेप नोट करेंगे सबके सब, नोट करो प्रोपेगेशन के स्टेप। एरो वगैरह बहुत लग जाते हैं बेटा, वही है, पढ़ाते पढ़ाते कुछ पता नहीं चलता बेटा। प्रोपेगेशन के स्टेप नोट करो जल्दी से। प्रोपेगेशन के स्टेप नोट करो। हाँ बी का बेटा, हाँ इसमें आगे होगा, अभी बता रहा हूं, पहले जरा नोट कर ले आकाश, अभी बता देता हूं बेटा, अभी बता देता हूं, ठीक है, पहले जरा नोट करने दो सबको। यहां तक समझ में आ गया? एल्केन प्लस हेलोजन इज इक्वल टू फिर नया कुछ, फिर उससे अल्टीमेटली फिर आगे रिएक्शन कैरी किया। अब हमारे पास ये 2 चीजें बन गई। नोट हुआ बेटा सबका? नोट हो गया ना सबका? अब जरा देख लो बेटा, 1 मिनट जरा देख लो, 1 मिनट 1 मिनट, देखो क्या हो गया। अब जो ये चीजें बन गई यहां तक, अब ये हमारे पास पड़ा हुआ और ये हमारे पास पड़ा हुआ, ये दोनों आपस में अटैक करेंगे, ये दोनों आपस में अटैक करेंगे। ये है रेडिकल और ये है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इन्हीं का आपस में अटैक होता जाएगा। तो ये दोनों जब अटैक करेंगे तो क्या बनेगा बता, अब तो आपको समझ में आ गया क्या करना है। सीएल रेडिकल इस मॉलिक्यूल से छोटा एटम अपने से कनेक्ट करा देगा। मैंने आपको बता दी कि रेडिकल छोटा एटम अपने से कनेक्ट करा देता है। कभी भी फंस जाओ तो मेरी बात याद रखना, मतलब जनरली ये लग जाएगा। कोई कोई केस ऐसा होता है जहां पर कुछ और हो जाता है, क्योंकि बात प्रैक्टिकल है बेटा, ये मैंने अपना बनाया हुआ लॉजिक बता रहा हूं। मैंने ये देखा जनरली मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म को कोई वैसे समझाया नहीं जा सकता बेटा अपने लॉजिक से, बट ठीक है अपना तरीका बना दिया मैंने। रेडिकल जब मॉलिक्यूल के नजदीक जाएगा तो उस पूरे मॉलिक्यूल में देखना छोटा एटम कौन सा है, वो छोटा एटम रेडिकल से कनेक्ट करा देना। तो बता कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन तीनों में सबसे छोटा एटम कौन सा है? H। तो H फिर से Cl के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा देखो, इसी को आगे प्रोपेगेट कर देता हूं। इसमें क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा HCl, Cl के साथ ये H कनेक्ट हो गया, सपोज कर लो HCl बन गया बेटा। अब बाकी जो बच गया उसको ऐसे रेडिकल की फॉर्म में लिख दो, बाकी बच गया CH2Cl, ये रेडिकल बन गया। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना, खाली बस H कनेक्ट कराना रेडिकल। अब ये बन गया तो ये क्या काम करेगा, ये बचे हुए हैलोजन से फिर अटैचमेंट करेगा। क्योंकि देखो जब मोनो से डाई बनाना तो बेटा हैलोजन की तो नीड होगी, हैलोजन ही तो बार बार अटैक कर रहा है, तभी तो मोनो का डाई, डाई का ट्राई, ट्राई का टेट्रा बन रहा है। तो नंबर बी स्टेप में ये इसका नंबर बी ए स्टेप हो गया, ये इसका नंबर बी स्टेप हो गया। अब फिर से दूसरा हैलोजन इसके पास आ जाएगा, तो क्या होगा, रेडिकल जब क्लोज जाएगा तो रेडिकल इसमें से छोटा एटम जो है, अब ये तो दोनों एक ही जैसे एटम है ना, कोई भी एक ले लो, तो मान लो कि जैसे एक Cl जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, तो क्या बन जाएगा इससे जो है, ये बन जाएगा CH2Cl, यहां से पहले कनेक्टेड था, एक और Cl इसके पास आ गया, और एक Cl ये जो है अलग हो गया, Cl रेडिकल। बस कुछ भी नहीं है, एक बार देखोगे तो इजी समझ जाओगे, पहली बार देखोगे फालतू तरीके से, ये थोड़ा सा खोल के रखना पड़ता है बेटा, ये थोड़ा सा खोल के रखना पड़ता है, खोल के रखा करो इसको, तो समझते हुए चलोगे तो बहुत इजी मैकेनिज्म, रट्टा मारने की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें। रेडिकल प्लस मॉलिक्यूल बनते जा रहा है, रेडिकल प्लस मॉलिक्यूल, फिर से देखो मोनो से अब डाई बन गया यहाँ पर। तो एवरी स्टेप में बेटा 2-2 सब स्टेप लगेंगे, ये डाई हैलाइड बन गया, ये बन गया डाई हैलाइड, यहां पर आपका बना था मोनो हैलाइड। मोनो से डाई बनने तक 2 स्टेप, अब डाई से ट्राई बनने तक भी 2 स्टेप होंगे।
लिखो जरा आगे, यहां पे नोट करो, डाई से ट्राई बनाओ, बनाओ 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 बनाओ, डाई से ट्राई बनाओ, बनाओ, चलो नोट करो पहले यहां तक। आकाश क्या कह रहा है बेटा कि सर मैं बोल रहा हूं कि मिथाइल रेडिकल और सीएल रेडिकल का रिएक्शन भी स्टेप कर सकते हैं। हाँ बेटा, देखो दो रेडिकल भी आपस में टकरा सकते हैं बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है। दो रेडिकल आपस में टकराए जाएंगे तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, वहां पर जाकर रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। वो लास्ट स्टेप नंबर 3 होता है। बता रहा हूं बेटा, थोड़ा वेट कर ले, बता रहा हूं, आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, आ रहा हूं आकाश उस पर। अरे नोट किया बेटा, अभी डाई से ट्राई आप बनाओ ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। करो चलो आगे इसको, कंटिन्यू करो इसको। ये डाई से ट्राई बनाओ, डाई से ट्राई बनाओ जल्दी से। अब ये दोनों चीजें इनके टक्कर करा दो, ये दोनों टक्कर करेंगे, क्या होगा बताओ? क्या बताया था मैंने लॉजिक अभी? नंबर ए स्टेप करते हैं इसका, हम क्या करेंगे बताओ? ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये रेडिकल, रेडिकल मॉलिक्यूल में से छोटा एटम यानी एच अपने साथ कनेक्ट करा लेगा, है ना वही लॉजिक? तो यहां से एच निकालो, बहुत बड़ा हो गया, मैं ऐसी 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 समझ लो ना, मैं एच निकाल के सीएल के साथ कनेक्ट करा दे रहा हूं, तो ये बन गया एच सी एल। अब बचेगा क्या? जब इसका एक एच चले गया, एच टूट गया, तो ये बच जाएगा सी एच सी एल, दोनों एक साथ लिख दो बेटा, सी एच सी एल टू रेडिकल बच जाएगा, ये बनेगा देखो, पक्का ये बनेगा। अरे एक एच हटा दिया मैंने बेटा, और सी एच सी एल टू रेडिकल बन गया। अब लिख लो, कैसे भी लिख लो, आपको जैसा अच्छा लग रहा हो। अब इसका नंबर 20 स्टेप कराओ, इसका नंबर 20 स्टेप कराओ। नंबर 20 स्टेप कैसे होगा? ये फिर जो है हैलोजन से रिएक्शन करेगा, बचे हुए हैलोजन से, तो एक सीएल और इसके साथ अटैच होने आ जाएगा, सीएल यहां पर जो अटैच होने आ जाएगा इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा यहां पर? सी एच, दो सीएल तो पहले से थे, एक और सीएल आ गया, सी एच सी एल थ्री बन गया, और एक सीएल बेचारा खाली हाथ बाहर हो गया। बस ये 20 स्टेप हो गया इसका। क्या है बताओ इसमें? कुछ है खास? समझ में आया नहीं आया बताओ? अरे एक बार यस तो लिख दो, समझ में आया या नहीं आया? रेडिकल प्लस मॉलिक्यूल, रेडिकल प्लस मॉलिक्यूल चलते जा रहे हैं बेटा, ऐसे ही अब ट्राई तक पहुंच गया, अभी एक और एच है, निकाल दो यार, टेट्रा भी बना दो, चलो बनाओ टेट्रा, बनाओ टेट्रा इसको। अब इन दोनों का रिएक्शन करा दो यहां पर, इन दोनों का रिएक्शन करा दो, शाबाश। लास्ट वाला एच भी बाहर करो, खत्म करो कहानी, करो बाहर बेटा। यस आकाश, स्नेहा, अभिजीत, यस। कुछ नहीं, ये बेटा क्या होता है ना, फर्स्ट टाइम कोई भी चीज देखते हैं तो लगता है कि पता नहीं क्या है, लेकिन एक बार लॉजिक समझ में आए तो बहुत इजीली चीजें हो जाती है। अब वैसे अगर मैकेनिज्म पढ़ाने बैठो, बहुत बड़ी मैकेनिज्म है, देखो ऊपर से नीचे तक आप अपनी कॉपी में देख रहे होंगे, बहुत बड़ा हो गया, देख के डर लग जाएगा, लेकिन डरना नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। कर दिया बेटा, ए और बी दोनों स्टेप बना दोगे ना, टेट्रा बन जाएगा। यहां तक ट्राई बन गया था ना, मैं इसको हाईलाइट कर देता, आप भी अपने उसमें हाईलाइट करते रहना बेटा, ये ट्राई बन गया है यहां तक। ऐसे रिएक्शन जो, अब जब सारे एच निकल जाएंगे, अब उसके आगे तो नहीं जाएगा, तो लास्ट में जो CCl4 बन गया तो प्रोपिगेशन खत्म, सारे एच बाहर निकल गए तो प्रोपिगेशन खत्म, प्रोपिगेशन खत्म। अब जरा मेरी बात सुनो बेटा, अब रिएक्शन कहती हुई कि बहुत बहुत हो गया, प्रोपिगेशन प्रोपिगेशन, सारे एच निकाल दिए, सारे एच निकाल के सीएल लगा दिए, एच निकाल के सीएल लगा दिए, बोले अब रुको। तो रुकने के लिए स्टेप नंबर 3 का नाम होता है, स्टेप नंबर 3 को कहा जाता है टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन। स्टेप नंबर 3 को कहते हैं बेटा टर्मिनेशन, टर्मिनेशन, टर्मिनेट होना, अरे किसी चीज को रुक जाना, स्टॉप होना, टर्मिनेट होने की बात होती है, रुक जाना। पहला क्या था? इनिशिएशन, शुरुआत हुई, रेडिकल बना। दूसरा प्रोपेगेशन, रेडिकल जाके मॉलिक्यूल पर टकराया तो नया रेडिकल बना, फिर मॉलिक्यूल पर टकराया, नया रेडिकल बना, फिर मॉलिक्यूल पर टकराया, नया रेडिकल बना। साथ ही साथ मोनो से डाई, डाई से ट्राई, ट्राई से टेट्रा वगैरह बनते गए, बनते गए। अब लास्ट में टर्मिनेशन। अब जितने भी रेडिकल आपको इस प्रोपेगेशन में दिखाई दे रहे थे ना बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि दो दो रेडिकल आपस में कनेक्ट हो जाए, ये भी तो हो सकता है। जरूरी कि रेडिकल जाके मॉलिक्यूल पर टकराए, रेडिकल उसके पास में एक और रेडिकल मिल गया, वही दोनों आपस में वैलेंसी सेटिस्फाई करा लेंगे, क्योंकि दोनों रेडिकल जो है अनसेटिस्फाइड रेडिकल है। तो कोई भी दो रेडिकल यहां पर आके टर्मिनेट कर सकते हैं, कोई भी दो रेडिकल। देखो मुझे वापस जाना पड़ेगा, मैं अगर वापस जाता हूं बेटा इसमें, तो कोई भी दो रेडिकल, जैसे मैं जस्ट स्टार्टिंग की बात करता हूं, यहां पर देखो, इसको देखो, कोई भी दो रेडिकल बेटा जो आपस में टकरा सकते हैं, कोई भी दो रेडिकल। जैसे आप ये देख रहे थे CH3 रेडिकल बन रहा था, या ये Cl रेडिकल बन रहा था, ये दोनों आपस में टकरा सकते हैं।
या CH3 रेडिकल एक और CH3 रेडिकल के साथ टक्कर कर सकता है, एक और। हाँ क्या हो गया, ये थोड़ी ना कि सर एक ही तो CH3 रेडिकल है, फिर वही बात, क्या बोल रहा है कि करोड़ों मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, अकेला एक ही मॉलिक्यूल ऐसा थोड़ी ना कर रहा है, दूसरे का CH3 रेडिकल बना होगा। एक ने कहा भाई मेरा CH3 रेडिकल बन गया, पड़ोसी ने कहा मेरा भी CH3 रेडिकल बन गया, बोले भाई रेडिकल रेडिकल टकरा जाओ, कुछ रेडिकल रेडिकल आपस में टकरा जाएंगे। तो कोई भी दो रेडिकल बेटा जितने भी बनी है, जितने भी रेडिकल बने, कोई भी दो रेडिकल टर्मिनेशन में आपस में टकरा कर वैलेंसी पूरी करके रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं, कोई भी दो रेडिकल, कोई भी दो रेडिकल। जैसे CH3 रेडिकल एक और CH3 रेडिकल से रिएक्शन कर सकता है और आपस में टकरा कर जो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना सकते हैं, आपस में वैलेंसी खत्म कर दिया इन्होंने, सेटिस्फाई कर दिया। देखो क्या बन गया, कहानी कहां चली गई, देखो क्या होता है ऑर्गेनिक, कितनी धोखेबाज चीज है। चले थे हम हेलोजन का अटैक कराने, बन क्या गया, अरे देखो क्या बन गया, इथेन बन गया। कितनी ताज्जुब की बात है, मीथेन के हेलोजिनेशन से इथेन बन गया। हाँ बनता है बेटा, बनता है, लेकिन ये अच्छे अमाउंट में नहीं बनेगा। अब इसको ये मत समझना कि इथेन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, सब मीथेन से इथेन बना सकते हैं क्या, मैं एग्जाम में लिख दूं, नहीं नहीं। ये बेटा कितना बनेगा, मुश्किल से पता चले ½ % बना है, ½% भी नहीं बना, या 1% बना जा सकता है, बस बहुत कम। यानी इसको एक्चुअल प्रिपरेशन का नाम नहीं लेंगे, इसको बोलेंगे साइड प्रोडक्ट। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, साइड प्रोडक्ट कहा जाता है। साइड प्रोडक्ट, जो छोटे छोटे अमाउंट में चीजें बनती है ना बेटा, उनको साइड प्रोडक्ट कहा जाता है। ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, मेन प्रोडक्ट तो मोनोहेलाइड, डाइहेलाइड, ट्राइहेलाइड, टेट्राहेलाइड है। थोड़ा सा इथेन भी बन सकता है, ये इस चक्कर में बन गया। कोई भी दो रेडिकल हो सकता है, सीएल सीएल रेडिकल ही भाई थक गए रिएक्शन करते करते, बोले यार अब आपस में रिएक्शन करके खत्म करो, Cl2 बना दो, वापस कुछ Cl2 बच जाएगा। बच जाएगा क्या हो गया, जो है बच जाएगा, उसको H निकालने के लिए बचे ही नहीं, बच गया वो आपका जो है। कोई भी दो रेडिकल, अब बेटा इसमें तो इतने सारे रेडिकल बनाए हैं, पता नहीं मैं किस दो को लूं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है एक CH3 रेडिकल दूसरे वाले Cl रेडिकल के साथ कनेक्ट कर गया, कोई भी दो रेडिकल, कोई भी दो रेडिकल लगा दो आपस में, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा यहां से बेटा, ये CH3Cl बना लेगा। देखा जाए तो CH3Cl तो चलो मेन प्रोडक्ट का पार्ट बन गया है, तो मेन प्रोडक्ट यहां से भी बन जा रहा है, टर्मिनेशन से भी बन रहा है, प्रोपिगेशन से भी बना था मोनोहेलाइड। तो कुछ भी बन सकता है, बड़ा मिक्सचर मिलता है बेटा इसमें, अगर मैं सारा मिलाने बैठू तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। ये तो मैंने खाली मेरे ख्याल से स्टेप 1 स्टेप 2 का ए और बी का निकाला है, अभी ए बी के बाद अगले ए बी का देखेंगे, वो भी बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। कहां तक इतने कलेक्ट करेंगे, एक रेडिकल क्या बन रहा था, अच्छा अगले वाले मोनोहेलाइड के बाद डाइहेलाइड बनाने के लिए रेडिकल ये बना था ना, CH2Cl रेडिकल बना था। ये हो सकता है किसी CH3 रेडिकल से टकरा जाए, पता नहीं कौन से दो रेडिकल टकरा जाए। अब बड़े बड़ी बकवास बकवास चीजें बन जाती हैं इसमें। ये बन गया इससे CH3 और CH2 के बीच में बॉन्ड बन गया, तो CH2Cl और CH3 के चाहिए, देखो इथाइल क्लोराइड बन गया। मतलब कुछ भी बन सकता है। अब इस पर रट्टा थोड़ी ना मारेंगे बेटा, क्या किया जाएगा, वो ऑप्शन देंगे कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनेशन स्टेप इन हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन, ये हेलोजिनेशन ऑफ इथेन। तो टर्मिनेशन की पहचान, पहचान याद रखो, दो रेडिकल आपस में ज्वाइन होकर खत्म हो रहे हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो वो टर्मिनेशन है बस। हाँ ये कि एल्केन और हेलोजन का पार्ट होना चाहिए, इतना देख लेना मोटा मोटा बस आप जो है, तो वो टर्मिनेशन है। तो इनिशिएशन का पहचान क्या है, इनिशिएशन में रेडिकल बनते हैं, प्रोपेगेशन में क्या होता है, रेडिकल और मॉलिक्यूल टकरा के आगे बढ़ते हैं, और टर्मिनेशन में दो रेडिकल आपस में मिलकर न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इससे कुछ अगर अलग टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उनको साइड प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है, साइड प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है, साइड प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। लिख लो भाई, बहुत हो गए, आगे की नहीं बना रहा बेटा, ऐसे थोड़ी ना कि सर सारे बना दो, सर ये भी बना दे, ये बिल्कुल बना सकते हो, तुम्हारे मन में जो आ रहा है कुछ भी लिख लो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो नोट कर लो टर्मिनेशन को, टर्मिनेशन का नोट कर लो सबके सब। हाँ रिप्सी बेटा, बिल्कुल बेटा, नीट और जेई की कंबाइंड क्लास चलनी बच्चा, बिल्कुल बेटा। आर दीज लेक्चर्स इनफ फॉर नीट सर, बेटा बता दो इसको, रिप्सी कुछ नई स्टूडेंट है, पूछ रही कि सर इनफ है या नहीं है। बेटा मोर देन इनफ है, आप रेगुलर क्लास कीजिए बेटा, नोट्स बनाते रहिए, मोर देन इनफ है बेटा।
लिखा। देखो ऐसे होता है डिटेल। बेटा डिटेल पढ़ाने बैठते हैं तो देखो आज का पूरा क्लास इसी में चले गया ना, मैं क्या करूं बताओ। अच्छा बेटा मैं मजबूर हूं अपनी आदत से। पहले मन कर रहा था कि अच्छा मैकेनिज्म नहीं बताऊं, थोड़ा सा कहते हैं ना छेड़ दिया चीजों को, फिर बोला गया प्रोपिगेशन टर्मिनेशन ने क्या बिगाड़ा, बताए कि खत्म ही कर देते हैं। यहाँ पर बुरा मत माना करो बेटा, हो जाता है बेटा डिटेल, क्या किया जाए बताओ। अभी भी मैं बता रहा हूँ सच में, मैंने डिटेल लगा नहीं। मुझे जी एडवांस बैच में इसको पढ़ाने में कम से कम जो है 4 से 5 घंटा लगता है कम से कम, इस सिर्फ हेलोजिनेशन प्रोसेस को। अभी और भी आपको भी थोड़ा बहुत बातें और बतानी है बेटा इसमें। अच्छा मैं एक बार पहले सारा कुछ एक साथ लिखवा दूं यहाँ पर, ये नोट हो गया ना सबका, पहचान समझ में आ गई सबको, कैसे पहचानोगे। इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन में क्या होता है, ये क्वेश्चन आते हैं भाई। इनिशिएशन में क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ हैलोजन रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ हैलोजन रेडिकल। प्रोपेगेशन में क्या होता है, प्रोपेगेशन में क्या होता है, प्रोपेगेशन में एक मॉलिक्यूल होता है, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, और उस पर कोई रेडिकल अटैक करता है, कोई एक दूसरा कोई रेडिकल अटैक करता है। ऐसे लिख दूं खाली ए रेडिकल बना देता हूं, कोई एक रेडिकल अटैक करता है और इससे कहानी आगे बढ़ती है। मॉलिक्यूल प्लस रेडिकल इज इक्वल टू रेडिकल प्लस मॉलिक्यूल, आप ऐसे लिख लो मॉलिक्यूल प्लस रेडिकल। अच्छा एक ही जगह आर लिख देता हूं, आर फॉर रेडिकल हो जाएगा, लेकिन आर का सिंबल एल्काइल का भी होता है। अरे चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे लिख दिया कुछ भी जो है रेडिकल, आर ए डी कर देता हूं रेडिकल। मॉलिक्यूल प्लस रेडिकल इज इक्वल टू रेडिकल प्लस मॉलिक्यूल। और टर्मिनेशन में क्या होता है बेटा, टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन की पहचान, यानी इसकी पूरी मैकेनिज्म इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं बेटा, मोटा मोटा स्टेप को पहचानना सीखो। टर्मिनेशन में दो रेडिकल आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, खत्म, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये होती पहचान। ऐसे लिख लो एक बार, लास्ट में लिख लो, ऐसे भी लिख लो, ठीक है ना बेटा। ये पहचान होगी, कोई क्वेश्चन आ जाए तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं बेटा थोड़ा सा बस इसमें एक चीज और बता दूं बच्चे, नोट किया बेटा, अरे नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी से, नोट करो बेटा जल्दी से नोट करो। इसमें कभी कभी बेटा ये पूछ लेते हैं कि अलग अलग हैलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, फॉर हैलोजेंस। हैलोजेंस के लिए बेटा रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, यानी फ्लोरीनेशन हाईली रिएक्टिव होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये एक्चुअली में इन्हीं तीनों स्टेप का जब एनालिसिस करेंगे डिटेल तब पता चलता है, तीनों स्टेप का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन का टूटना बहुत इजी होता है, इसका इनिशिएशन बहुत इजीली हो जाता है, बहुत इजीली टूट जाता है बेटा। और टूटने के बाद जब प्रोपेगेशन की बात आती है तो एफ रेडिकल बड़ा छोटा है, तो ये छोटा वाला रेडिकल बहुत जल्दी से अटैक करता है, होता है ना छोटा वाला जल्दी से जंप लगा देता है, हल्का रेडिकल है, तो इसका प्रोपेगेशन भी बहुत फास्ट हो जाता है, तो ओवरऑल रिएक्शन इसकी बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है। और इतनी फास्ट हो जाती है, इतनी फास्ट हो जाती है, पता है क्या होता है, इतनी फास्ट हो जाती है कि कंटेनर में क्या हो जाता है, देखो कंटेनर में क्या हो जाता है, यस एक्सप्लोजन हो जाता है। फ्लोरीन और एल्केन को मिलाना और मिला के भाग लेना, अरे मैं गलत बात नहीं सिखा रहा किसी को, ये काम मत करना कभी भी जो है लैब में। एल्केन और फ्लोरीन अगर गलती से कांटेक्ट में आ गए बेटा तो एक्सप्लोड कर जाएगा, वहीं पर कंपाउंड, वहीं पर फ्लास्क, बम फट जाएगा वहीं पर जो है। इतनी ज्यादा वॉलेंट रिएक्शन करता है फ्लोरीन, इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर रिलीज होती है, हाई एनर्जी, कि जनरली देखा गया एक्सप्लोजन हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन मत कराओ भैया, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन मत कराओ, बड़ा मुश्किल है डायरेक्ट फ्लोरो कंपाउंड बनाना, इनडायरेक्टली कुछ और तरीके से बना सकते हो, डायरेक्ट मत कराना। क्लोरीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा आराम आराम से करता है, ब्रोमीन और आराम से करता है, आयोडीन में उल्टी प्रॉब्लम आती है। अब ये इतना ज्यादा आराम से करता है, देखो आई रेडिकल कितना हैवी हो गया, आप जानते हो आई रेडिकल का साइज कितना होगा, कितना वेट हो जाता है, अब ये मोटा हो गया, अब इसलिए चलना मुश्किल हो जाता है, ये चलना ही नहीं चाह रहा है, चल नहीं जा रहा है, एल्केन इरिटेट हो जाता है, मेरे पास आ ही नहीं रहा अटैक करने,
तो इसके साथ रिएक्शन इतनी स्लो डाउन जाती, पता है इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसको आगे भेजने के लिए हमें पुश करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, तो रिएक्शन इंडोथर्मिक हो जाती है और जनरली रिएक्शन जो रिवर्स आ जाती है, नई प्रॉब्लम। मतलब ये इतना फास्ट कर रहा है कि एक्सप्लोड कर दिया, और ये इतना स्लो डाउन हो गया कि रिएक्शन इरिटेट होकर वापस आ जाती है। बोले छोड़ो यार, आई रेडिकल आ ही नहीं रहा हमारे पास, आई नहीं आई, तो आई रेडिकल आता ही नहीं है, तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है। ये प्रॉब्लम अभी आपको लिखनी पड़ेगी बेटा, और इन प्रॉब्लम का इलाज भी मैं बताऊंगा, इन प्रॉब्लम का मैं इलाज भी बताऊंगा आपको बेटा, जो है इन प्रॉब्लम का इलाज भी बताऊंगा। तो जस्ट पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी नोट करेंगे सबके सब, जल्दी से नोट करो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी नोट करो सबके सब, नोट किया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, नोट किया? अब जरा लिख लो, जरा लिख लो। फ्लोरिंग के नीचे लिख लो एक्सप्लोजन, ऐसे लिख दो, ऐसी मार्क लगा के लिख दो। इसको कल के लेक्चर में सही से समझाऊंगा बेटा, और थोड़ा सा मैटर रह गया। और आयोडीन के नीचे लिख दो वेरी स्लो रिवर्सिबल रिएक्शन, वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल, वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल, इतना बस लिख कर रखो। कल मुझे थोड़ा सा इसका मैटर बताना है कि भाई अगर फ्लोरिनेशन हो ही नहीं पा रहा, एक्सप्लोड कर जा रहा, तो सर फ्लोरो कंपाउंड बनाना तो सिखा दो, कैसे बनाएंगे। और आयोडीनेशन में बन नहीं पा रहा, वापस आ जाए रिएक्शन, तो आयोडो कंपाउंड भी सर बनाना तो सिखा दो, कैसे बनाएंगे। तो इन दोनों को बनाने के कुछ इनडायरेक्ट तरीके होते हैं, वो भी मैं यही खत्म करा दूंगा, ताकि आप लोग मेरा एल्काइल साइड में जाके दिमाग मत खराब करना। हाँ बिल्कुल, मैं यही खत्म करा दूंगा, बस हो गया बहुत है। तो बेटा इन दोनों के लिए ना एक एक रिएक्शन मुझे बतानी है, वो मैं यही बता दूंगा कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में ये हो जाएगा। हाँ, आगे की जो रिएक्शन अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, कल होप सो बेटा कि एल्केन चैप्टर पूरा हो जाएगा, आगे बस 2-4 रिएक्शन छोटी मोटी रह गई, ये बहुत डिटेल में था बस बेटा जो। तो कल एल्केन का टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर परसों से हम लोग एल्कीन स्टार्ट कर देंगे। और मैंने आपको बता दी कि ये पूरा वीक कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा, ताकि मैक्सिमम हाइड्रोकार्बन आपकी इस वीकेंड संडे तक हो जाए। सैटरडे संडे को क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। आज जो लेक्चर में नहीं आया उसको बोल देना, सैटरडे संडे को क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी बेटा जो है। मैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे यानी होली के दिन बेटा 2-3 दिन का उस समय ऑफ कर लूंगा, सैटरडे संडे का ऑफ उस समय बना लूंगा मैं जो। समझ में आ गई बात बेटा? तो संडे तक क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। चलो बेटा आज की क्लास कंक्लूड की जाए, काफी टाइम आगे हो गया बेटा। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बेटा, मेहनत करते रहो सबके सब।